अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रात। दोस्तों, अक्टूबर के एंड में अक्टूबर 2025 में इंडिया और यूएस ने अगले 10 साल के लिए एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। इसको लेकर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने यूएस के साथ कई मामलात में यूएस को सपोर्ट किया, पाकिस्तान ने यूएस प्रेसिडेंट की बड़ी तारीफें की, लेकिन यूएस ने डिफेंस एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट्स इंडिया के साथ साइन कर लिए। तो इसका फायदा क्या होगा? बट अगर आप इस पूरी सिचुएशन को गौर से समझेंगे और परखेंगे तो आपको पता चलेगा कि असल में इसमें जो मेन बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान ही रहेगा, और पाकिस्तान को इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको आगे चलकर डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि जो डिफेंस पैक्ट है 10 साल का, ये कोई नई दफा नहीं हुआ। पहला डिफेंस पैक्ट हुआ था 2005 में, वो 2005 से 2015 तक चला। फिर उसके बाद उसको रीन्यू किया गया 2015 में, जो कि 2015 से लेकर 2025 तक चला, और अब 2025 में इसे दोबारा अगले 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये पिछले 20 साल से ऐसा हो रहा है, तो पाकिस्तान के लिए ये कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ने इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज इंडिया को मिली या मिलनी है उसका काउंटर पहले से ही निकाल के रखा हुआ है और कुछ पर काम हो रहा है। अब इसमें मेन चीजें इंडिया को क्या मिलनी थी? एक तो M777 हॉविट्जर्स, जो कि एक अच्छी आर्टिलरी है। देन इंडिया ने 2 MQ-9B प्रेडेटर B ड्रोन्स लिए, जिनको इंडियन नेवी ने लीज पर लिया, और उनसे वो सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस के मिशंस परफॉर्म करते हैं इंडियन ओशन के ऊपर। और अब 31 ड्रोन्स इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए ऑर्डर कर दिए गए हैं। देन इस वक्त यूएस ही इंजन्स प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। इसके अलावा भी बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये जो नया पैक्ट साइन हुआ है अगले 10 साल के लिए, ये प्रीवियस पैक्ट की ही एक एक्सटेंशन है। इसमें टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन होगी, डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन होगी, क्योंकि इंडिया बहुत सी जो यूएस टेक्नोलॉजीज है उनको हार्नेस करना चाहता है, और कोशिश की जा रही है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत उनको अपने मुल्क में बनाया जाए। अब यही कुछ ऐसे कंसर्न्स भी हैं पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। सबसे पहले अगर हम इंडिया की कंसर्न्स की बात करें तो इंडिया में बहुत से एनालिस्ट इस चीज के खिलाफ हैं कि अगर इंडिया इसी तरह इन डिफेंस एग्रीमेंट्स को एक्सटेंड करता जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका पर और ज़्यादा डिपेंडेंट होगा और रशिया से दूर होगा। और हम देख भी रहे हैं कि रशिया से बहुत ज़्यादा दूरी हो भी चुकी है इंडिया की। यहाँ तक कि इंडिया ने रशिया को ऑफिशियली रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान को जो GF-17 थंडर्स के इंजन दिए जाते हैं वो रोक दिए जाएं, लेकिन रशिया ने वो रिक्वेस्ट मानने से इनकार कर दिया। हमने उस पर डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, तमाम सबूत भी प्रेजेंट किए हुए हैं, तो वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। तो अब अगर मजीद 10 साल की एक्सटेंशन हुई है तो रशिया और ज़्यादा दूर होगा, और इसका भी इंडिया को नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया की 60 to 70% तक जो डिफेंस बिल्डअप है, आर्सेनल है, वो सारी रशियन मेड है। और अगर रशिया उनके पुर्जे रोकता है, जो ऑनगोइंग डिलीवरीज है उनमें इश्यूज आते हैं, तो इंडिया की अपनी नेशनल सिक्योरिटी ही खतरे में आ जाएगी। क्योंकि यूएस के साथ जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है इसमें तो लगेंगे कई साल, ये आनन फानन नहीं होता। और इसके साथ साथ अमेरिका की पॉलिसीज, वो पाकिस्तान में भुगत चुका है कि अमेरिका का जब दिल करता है तो वो आपके पुर्जे रोक लेते हैं, वो आपके स्पेयर पार्ट्स, आपके डिफेंस इक्विपमेंट के उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, और ये चीज पाकिस्तान ने भी बर्दाश्त की हुई है। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि यूएस अपने इसी तरह के लेवरेज को यूज करते हुए दूसरे कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी, दूसरी कंट्रीज की इवन नेशनल सिक्योरिटी पर भी अपने तौर पर असरअंदाज होता है। लेकिन इंडिया और यूएस के दरमियान ये जो डिफेंस पैक्ट होगा, इसका पाकिस्तान को दो तरीके से बहुत फायदा है। पहला तो पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन करंटली बहुत अच्छे अंदाज में चल रही है। रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान का हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट लॉन्च किया। देन जो पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है, इसमें भी ये रिपोर्ट्स हैं कि चाइना की असिस्टेंस मौजूद थी। और चाइना इस चीज को ओपनली एक्नॉलेज करता है कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अनइफेक्टेड रहेंगे। पाकिस्तान के बेशक यूएस या किसी मुल्क के साथ भी ताल्लुकात हों, उससे चाइना को फर्क नहीं पड़ता। अब इंडिया पहले ये देख रहा था कि वो रशिया से Su-57 ले ले पाकिस्तान के J-35 के खिलाफ। अब वो प्लान इंडिया की तरफ से कैंसिल हो चुका है। अब वो लग रहा है कि आप यूएस से F-35 लेंगे, और अगर F-35 इंडिया लेता है तो जो करंट S-400 है रशिया के, या तो इन्हें वापस रशिया को बेचना पड़ेगा या उनकी इंटरऑपरेबिलिटी में मसला रहेगा। और अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आपके सिस्टम के साथ प्रॉपर इंटीग्रेटेड नहीं है तो वो पाकिस्तानी J-35 के खिलाफ एक सिटिंग डक होगा और एक इजी टारगेट होगा, सेम एज जैसे राफेल एस-विंग एयरक्राफ्ट सुपीरियर था, बट जब वो एक ऑपरेशनल इन्वायरमेंट में आया और इंटीग्रेशन अच्छी नहीं थी तो वो पाकिस्तानी J-10Cs के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर सका। और चाइना भी इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करेगा। तो इंडिया और यूएस के डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद ये चांसेस मजीद बढ़ चुके हैं कि J-35 की डिलीवरीज हमें तेज होती हुई नजर आएंगी। लेट्स
सपोज कि अगर उन्होंने 2028 या 2027 के एंड में आना था तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो 2026 या 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज अब इंक्रीज होती हुई नजर आ रही हैं। इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा GF-17 और PFX प्रोग्राम पर होगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि GF-17 में और GF-17 ब्लॉक 3 में रशियन RD-93 इंजन यूज होते हैं और उनकी चूंकि MRO फैसिलिटी भी पाकिस्तान में है, उनकी थ्रस्ट अच्छी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो इस वजह से पाकिस्तान उस इंजन को रिप्लेस नहीं करता और वो सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ब्लॉक 3 में उसका एक अपग्रेडेड वेरिएंट आ गया है जो कि ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसकी सर्विस लाइफ भी ज्यादा है प्रीवियस वेरिएंट से। और रशिया ने इंडिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान को ये प्रोवाइड किया। अगर उससे बेहतर इंजन रशिया या इवन चाइना की तरफ से प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो PFX में वो भी लगेंगे। तो रशिया के जो भी सिस्टम पाकिस्तान इस वक्त यूज कर रहा है, कंपोनेंट्स हैं, उस पर किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन का खतरा भी नहीं होगा क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया से दूर जा रहा है। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।